हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर का संविधान। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है उसका संविधान एक विशेष संविधान था, यानी था। 2019 से कुछ स्ट्रक्चर इसके बदले हैं। तो बेसिकली क्या था कि यह संविधान जो है वो लागू हुआ था 1957 से। कब से? 1957 से। लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर इस विशेष दर्जे को जो है वो समाप्त कर दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो, उस पर भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले जो था उसको विशेष दर्जा प्राप्त था। किसके तहत? तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत। याद रखिएगा इसको। यानी कि जम्मू कश्मीर का पहले जो था एक अपना संविधान था। भारत की संसद को वहां पर सभी कानून लागू करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं थी। केवल रक्षा और विदेश नीति और संचार जैसे कानूनों पर भारत सरकार जो है वो कश्मीर में कानून बना सकती थी। इसके अतिरिक्त और कानून नहीं बना सकती थी। और राज्य के बाहर का कोई भी जो व्यक्ति है वो जम्मू कश्मीर में जमीन भी नहीं खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता नहीं थी, लेकिन वहां के लोगों को स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त था, जो कि वहां के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको क्या करता था, एक विशेष दर्जा देता था, भले ही दोहरी नागरिकता ना हो। ये सारी बातें आप लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेनी चाहिए। हालांकि अभी जो वर्तमान में विशेष दर्जा का जो ये प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 के द्वारा। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है उसका संविधान जो है वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1957 को। इसका एक अपना अलग संविधान था, जिसमें कि जो है वो 158 अनुच्छेद थे और 7 अनुसूची थी। उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि भारत सरकार ने एक नया कानून ऐसा बना दिया कि हर राज्य में एक समान शिक्षा नीति जो है वो लागू होगी। लेकिन यह कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं हो सकता था। पहले राज्य की विधानसभा को इसे मंजूरी देनी होगी। यानी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है पहले क्या करेगी, शिक्षा नीति को मंजूरी देगी, तभी वहां पर यह लागू हो सकता था। वर्तमान में जो ये चीज 5 अगस्त 2019 के बाद से परिवर्तित हो गया है, जब से केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया है। और याद रखिएगा कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद से विशेष दर्जा हट गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गए। और जम्मू कश्मीर का अपना एक विधानसभा है, लेकिन लद्दाख का अपना विधानसभा नहीं है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू भी होता है और भारतीय नागरिक वहां पर जमीन भी खरीद सकता है। देखिए, अब क्या लिखा हुआ है थ्योरी में कि अनुच्छेद 370 के अनुसार संसद का कश्मीर पर नियंत्रण। तो पॉइंट में लिखा है कि संसद के द्वारा निर्मित विधियां कश्मीर में तभी लागू होंगी जबकि वहां पर क्या होगा, इसे कश्मीर सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये चीज मैंने भी आपको बताया। फिर देखिए, कश्मीर पर संघ शासन का नियंत्रण। तो आर्टिकल नंबर 370 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जारी उद्घोषणा के माध्यम से कश्मीर के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर देखिए, अतः अनुच्छेद 368 के अनुसार कश्मीर के संविधान में संशोधन नहीं होगा और इसी प्रावधान के अनुसार 1954 में राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार उद्घोषणा जारी की गई थी, जिसे समय समय पर क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। और राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा को भारतीय संविधान के परिशिष्ट में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था। देखिए, अगर इसको अच्छे ढंग से हम समझने का प्रयास करें इसकी पृष्ठभूमि के साथ, तो सबसे पहले ये जानिए कि पहले तो 370 जो था वो लागू था जम्मू कश्मीर में, यानी कि विशेष दर्जा उसे हासिल था। लेकिन समय समय पर जब वहां पर क्या होती थी, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ जाती थी, दंगे भड़क जाते थे, या फिर जो है वो शासन का संचालन जो है वो उचित तरीके से नहीं किया जा सकता था। इन सारे ही परिस्थितियों में वहां के राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाता था। तो 2018 में क्या हुआ कि वहां पर बेसिकली गठबंधन की जो सरकार है वो गिरने लगी थी। तो इसके बाद क्या हो गया, वहां पर जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल जो है यानी राज्यपाल का शासन लग गया। लेकिन दिसंबर 2018 में इसे बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो गई और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, सीधे शासन किया। उदाहरण के लिए अगर इसको समझे तो मान लीजिए कि किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है अगर वो अनुपस्थित है, ठीक है, मतलब वो आज नहीं आए, अनुपस्थित है, तो जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का सीधा नियंत्रण ले लेता है।
वैसे ही क्या होता है, जब वहां की जो सरकार है वो चल नहीं पाई तो केंद्र सरकार ने क्या कर लिया, सीधा संचालन अपने हाथों में ले लिया। अगर बात करें, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 370 को किस प्रकार से हटाया गया, क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है वो कदम दर कदम चल रही थी। यानी कि शुरू से अगर समझे तो सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश था 2019 में। 5 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल नंबर 370 में संशोधन करने का जो है आदेश जारी किया था। आप लोगों को याद होगा, इस आदेश में क्या कहा गया था, कहा गया कि अब जो भारत है उसका संविधान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरीके से लागू होगा। संसद में भी प्रस्ताव इसे पास कराया गया। यानी कि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 370 को अब क्या कर दिया जाएगा, निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यह जो प्रस्ताव है वो बहुमत से पास हो गया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का जो है वो संचालन किया गया। इससे क्या हो गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर एक जो बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन एक जगह विधानसभा है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये प्रक्रिया जो है वो इतनी आसान थी तो ये शुरू में क्यों नहीं हो गई। यानी बहुत टाइम से 370 को हटाने की बात हो रही थी तो 2019 तक का टाइम क्यों लगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ कुछ ना कुछ जो है वो चतुराई भी की गई। जैसे देखिए, आर्टिकल नंबर 370 का जो क्लॉज 3 है उसमें ये बात कही गई थी कि जब भी जो है 370 को हटाया जाएगा जम्मू कश्मीर से तो राज्य की जो विधानसभा है उसकी सिफारिश क्या होगी, आवश्यक होगी। उसकी सिफारिश के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि 2018 दिसंबर में ही वहां प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो गया था जम्मू कश्मीर में। तो यानी कि वहां पर तो विधानसभा थी ही नहीं, विधानसभा तो जो है वो निलंबित हो चुकी थी। तो उस टाइम पे क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति की सहमति को ही स्वीकार किया गया इस रूप में कि जो आर्टिकल नंबर 370 है उसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन था। इसलिए भारत सरकार ने क्या कर लिया, खुद से ही यह निर्णय ले लिया। यानी कि इसका जो नतीजा निकल कर आया वह आया कि जम्मू कश्मीर में अब कोई विशेष दर्जा नहीं रखते हैं, वहां भारतीय संविधान के ही प्रावधान जो है वो लागू होते हैं और 370 को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को इतने दूर तक का जो है वो चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अब देखिए, थ्योरी में क्या लिखा है, बस इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद 370 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जारी उद्घोषणा के माध्यम से कश्मीर के संविधान में संशोधन जो है वो किया जा सकता है। अतः अनुच्छेद 368 के अनुसार, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल नंबर जो 368 है वो क्या है, संविधान में संशोधन की जो है वो प्रावधान के लिए है। और इसके अनुसार कश्मीर के संविधान में जो है वो संशोधन नहीं होगा। और इसी प्रावधान के अनुसार 1954 में पहली बार राष्ट्रपति के द्वारा ये उद्घोषणा जारी की गई थी, जिसे समय समय पर क्या कर दिया गया, संशोधित किया गया और राष्ट्रपति जो है वो इस उद्घोषणा को भारतीय संविधान के परिशिष्ट में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 370 के समाप्ति का जो प्रावधान है वो किस तरीके से हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो 21वां भाग है उसमें आर्टिकल नंबर 369 से लेके 392 तक का जो है वो प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा कि यह बेसिकली अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो है उसमें शामिल है 21वें भाग में। तो इसे संक्रमणकालीन अध्याय के रूप में चित्रित किया गया है और अनुच्छेद 370 में यह उल्लेखित है कि इसे समाप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेगा, परंतु यह कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा समर्थित होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का क्या है, अपना एक संविधान है। कश्मीर का क्या था, अपना पहले एक संविधान हुआ करता था, तो उसकी एक संविधान सभा भी होगी, तो उसके द्वारा यह बात जो है वो क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। लेकिन चूंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसा हुआ था, उस टाइम पे क्या था, कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू था। तो जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू था तो संविधान सभा भी भंग थी। तो जब संविधान सभा भंग थी तो इस निर्णय को राष्ट्रपति ने ही ले लिया और राष्ट्रपति का समर्थन जो है वो संविधान सभा का समर्थन माना गया। इसी वजह से अनुच्छेद 370 को जो है वो निष्क्रिय कर दिया गया। आगे देखिए, लिखा है संघ सरकार का कश्मीर पर बढ़ता नियंत्रण। पहला पॉइंट में है कि अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ सरकार का कश्मीर के केवल 3 विषयों पर नियंत्रण था, परंतु राष्ट्रपति की उद्घोषणा के कारण संघ का जो नियंत्रण है वो प्रभावी रूप से बढ़ गया, जो कि निम्नलिखित है।
देखिए, पहला पॉइंट है कि सदरे रियासत का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया। यानी कि कश्मीर के संविधान में राज्यपाल को क्या बोलते थे, सदरे रियासत, लेकिन उसको फिर बाद में क्या कर दिया गया, राज्यपाल। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो संघ सरकार के द्वारा होने लगी। उसके बाद क्या चेंज आया, वजीर आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के संविधान में वजीर आजम क्या था, वजीर आजम मुख्यमंत्री को कहते थे। फिर उसके बाद देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग को कश्मीर में भी निर्वाचन आयोजित करने की शक्ति प्रदान की गई। यद्यपि संसद द्वारा निर्मित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कश्मीर पर लागू नहीं होगा। याद रखिएगा कि बेसिकली जो है वो निर्वाचन आयोग कश्मीर में निर्वाचन जो है वो कर सकती है, उसके पास ये पावर है, लेकिन संसद जो है उसके द्वारा निर्मित जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, आप लोगों को पता होगा, आरपीए 1951, ये जो है वो कश्मीर पर लागू नहीं होगा। आगे देखिए, आपातकाल के प्रावधान कश्मीर पर भी लागू किए गए। यद्यपि वित्तीय आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होगा और राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही लागू होगा। फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का भी जो है वो विस्तार कर दिया गया। इसके द्वारा सीएजी यूपीएससी के शक्तियों को भी कश्मीर तक बढ़ा दिया गया है वर्तमान में। तो आई होप कि आप लोगों को इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर की स्वायत्तता के संबंध में दो विरोधी दृष्टिकोण। तो देखिए, पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो देश भर में क्या हुई, अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। किसी ने इसे सही माना तो किसी ने गलत माना। यानी कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने क्या की, आलोचना भी की। आलोचना करने वालों ने कई बुनियादी तर्क भी दिए, जिन्हें हम क्या करेंगे, सरल भाषा में थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आर्टिकल नंबर 370 है उसको हटाने के लिए महत्वपूर्ण आलोचना में है कि लोगों का ऐसा कहना है, आलोचकों का, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यहाँ पर अनदेखी की गई। यानी कि आलोचकों का कहना था कि राज्य की सहमति के बिना इतना बड़ा फैसला लिया ही नहीं जाना चाहिए था, तो कैसे लिया गया। फिर है, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो उस टाइम पे क्या थी, भंग थी, इसीलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। लोगों को ऐसा लगा कि यह फैसला क्या किया गया है, थोपा गया है। किस पर थोपा गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है, जिससे कि वहां पर लोकतंत्र की जो भावना है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। यानी उदाहरण के रूप में अगर इसको समझे तो मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में स्कूल को अचानक से बंद कर दिया जाए, बिना माता पिता या अध्यापकों या फिर बच्चों से पूछे बिना। तो कुछ ऐसा ही आलोचकों ने अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया तो ऐसे ही कुछ ऐसे तर्क दिए कि अगर मान लीजिए मूलभूत जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनसे पूछे बिना वहाँ की किसी मूलभूत चीज को हटाया जाना हमेशा के लिए यह सही प्रतीत नहीं होता, ऐसा आलोचक कहते हैं। ठीक है, फिर बहुत से आलोचक ऐसा भी कहते हैं कि यह संघीय ढांचे पर क्या है, हमला है। यानी यह फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे कंट्री का, हम आप लोगों को पता होगा भारत एक संघीय देश है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों की क्या है, अपनी अपनी शक्तियां हैं। मैंने पिछले क्लासेस में ये चीजें पढ़ाई है। तो आलोचक कहते हैं कि इस फैसले ने राज्यों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी पर क्या कर दिया है, हमला किया है, प्रहार किया है और उसे क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है, वीक कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे भविष्य में केंद्र सरकार अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा कर सकती है। यह एक क्या है, खतरनाक मिसाल के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर कई आलोचक ऐसा भी कहते हैं कि बेसिकली जो अनुच्छेद 370 है उसको हटाकर लोगों की भावनाओं को जो है वो उसकी अनदेखी की गई है। यानी कि कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अनुच्छेद 370 को अपनी पहचान से जोड़कर देखते थे, क्योंकि उनको विशेष दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 370 से। तो उनके अनुसार इस अनुच्छेद ने क्या की है, उनकी संस्कृति, भूमि और अधिकारों को कहीं ना कहीं असुरक्षा प्रदान कर दी है। तो आलोचक कहते हैं कि इस फैसले ने क्या कर दिया है, उनकी भावनाओं को कुचल दिया है और उनकी जो कहीं ना कहीं वास्तविक पहचान है उसको क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। तो इससे क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वहां के लोगों में सरकार के प्रति क्या होगी, कम विश्वास होगी, यानी विश्वसनीयता की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकता है। देखिए, कई आलोचक जो है ऐसा कहते हैं कि जो अनुच्छेद 370 है उसको हटाने का जो फैसला है वो बिना किसी सार्वजनिक बहस और बिना चर्चा के अचानक से ले लिया गया था
और आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था वहाँ का, और नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, और बहुत सारी कर्फ्यू जैसी बातें जो है वो उड़ती थी। तो सरकार को कहीं ना कहीं विरोध की आशंका थी, इसीलिए पूर्व तैयारी के साथ ऐसा किया गया था, ऐसा भी आलोचक जो है वो आरोप लगाते हैं। और बहुत से आलोचक ऐसा कहते हैं कि यह जो है वो मानव अधिकार का हनन है। तो जो बहुत से आलोचक हैं, सबके विभिन्न विभिन्न मत हैं, और अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कहीं ना कहीं इसके पक्ष में भी तर्क देंगे और विपक्ष में भी तर्क देंगे। अगर कोई भी ऐसा आलोचना वाला क्वेश्चन आता है तो इस बात को याद रखना है। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, एक अच्छा सा कंक्लूजन देंगे जो भी आपको लगता है उस हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सरकार विरोधी हैं या सरकार समर्थक है, इस तरीके की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। आपका जो कहीं ना कहीं कोई भी आप पक्ष रखेंगे तो वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है थ्योरी में, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है पॉइंट नंबर 1 में कि कश्मीर के अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा तर्क है कि विभिन्न राष्ट्रपति घोषणाओं के माध्यम से कश्मीर की स्वायत्तता एवं अनुच्छेद 370 की विशिष्टता को समाप्त कर दिया है। इसीलिए कश्मीर में पुनः 1954 की स्थिति जो है वो क्या हो जा रही है, बहाल हो जा रही है। फिर देखिए, जबकि दूसरे दृष्टिकोण का यह मानना है कि राष्ट्रपति उद्घोषणाओं से कश्मीर की स्वायत्तता छीनी नहीं गई है, क्योंकि कश्मीर पर संवैधानिक संस्थाओं का नियंत्रण जो है वो बढ़ाया गया है और अनुच्छेद 35A के द्वारा स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। देखिए अनुच्छेद 35A जो है वो क्या कहता है, वह जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता है कि स्थायी निवासियों की वह परिभाषा को तय कर सके, उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं दे सके। याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 35A है उसके तहत स्थायी निवासी की जो है वो परिभाषा दी गई थी। स्थायी निवासी जो है वो कौन होते थे, तो वे लोग या उनके पूर्वज जो कि 14 मई, याद रखिएगा 14 मई 1954 से पहले जम्मू कश्मीर में रहते थे और जिनके पास राज्य सरकार के द्वारा वहां की स्थायी निवास और प्रमाण पत्र है, वे लोग क्या माने जाते थे, जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी माने जाते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 35 से जुड़ा कैसे 1954 में, तो आपको लोगों को पता होगा कि इसे संसद ने पास नहीं किया है अनुच्छेद 35A को। इसे किसने पास किया था, 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक बेसिकली राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा था। यानी कि यह जो है अनुच्छेद संविधान की मुख्य सूची में आपको दिखाई भी नहीं देगा, यह एक बेसिकली एक परिशिष्ट में अलग से जोड़ा गया था। तो 35A जो है उसकी भी क्या हुई थी, उस टाइम पे बहुत आलोचना हुई थी। ऐसा आलोचक कहते थे कि ये जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी भारतीय नागरिक होकर भी कोई बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन क्यों नहीं खरीद सकता। ऐसे आलोचक जो है वो तर्क देने लगे। महिलाओं के अधिकारों पर भी इसका असर पड़ने लगा, यानी कि कोई कश्मीरी महिला यदि किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती तो उसे उसके बच्चों को स्थायी निवासी का दर्जा नहीं मिलता था। फिर उसके पश्चात संसद ने इसे पास भी तो नहीं किया था। आलोचकों ने कहा कि यह अनुच्छेद संविधान का जो हिस्सा है वो गलत तरीके से बना, क्योंकि संसद ने तो इसे पास ही नहीं किया है। लेकिन याद रखिएगा कि जब 2019 में आर्टिकल 370 हट गया तो उसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी क्या है, वो भी हट गया है। अब देखिए क्या लिखा है, इसीलिए कश्मीर में स्वायत्तता का वास्तविक अभिप्राय है कि कश्मीर अफस्पा को क्रमिक रूप से समाप्त किया जाए, मानव अधिकारों का हनन शून्य किया जाए, संघ के द्वारा कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए। ऐसी जो है वो बेसिकली 35A में ऐसी बात कही गई थी। 370 का क्या भविष्य है, एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए 370 का भविष्य, पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 370 संविधान के संक्रमणकालीन भाग में रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह स्थायी नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। फिर देखिए आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में अलगाववाद की प्रवृत्तियां जो है वो बंद रही हैं। संसद के द्वारा निर्मित प्रगतिशील जो है वो विधियां वो लागू नहीं हो पाती हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि अनुच्छेद 370 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा से इसे समाप्त कर सकता है और कश्मीर की संविधान सभा भंग हो चुकी है, इसीलिए संविधान सभा की सहमति लेने की भी उस टाइम पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए 370 को जो है वो इतनी आसानी से हटाया जा सका था उस टाइम पे। देखिए सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 370 को हटाना भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है आज भी। ठीक है, आप लोग आज भी देखते होंगे इसके बारे में, अगर आप लोग डिबेट शुरू करें तो बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, आपके खिलाफ हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए अगर आप जिस तरीके का मत देंगे बहुत एक वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है इस पर।
और याद रखिएगा कि इसका कश्मीर के भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव जो है वो हो सकता है। 370 हटाने के कुछ ऐसे सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, कुछ चुनौतियों भरा भी हो सकता है। दोनों को एक एक करके हम लोग देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। देखिए, संभावित लाभ की अगर बात करें तो क्या हो सकता है कि अब बाहर के लोग जो है वो कश्मीर में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। जैसे मान लीजिए वहाँ पर नए होटल खुल सकते हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित हो सकती है, रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पर हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत में अब एकता का जो है अनुभव किया जा सकेगा। पहले जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर है पूरी तरीके से भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी क्या होता था, मतलब प्रतीत नहीं होता था। लेकिन अब जो है 370 हटने के बाद इसने कहीं ना कहीं भारतीय एकता को सुदृढ़ किया है। अगर संभावित चुनौतियों में बात करें तो कहीं ना कहीं अस्थिरता और तनाव भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक अशांति, जैसे कि कुछ इसके आलोचक भी हैं, कुछ विरोधी भी हैं 370 को हटाए जाने के, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, समाज में दंगे भड़का सकते हैं, या फिर मान लीजिए हेट स्पीच से जो है वो कुछ ऐसा बोल दें जिससे समाज में क्या हो जाए, नफरत फैल जाए। तो अगर कंक्लूजन पे आए तो जो अनुच्छेद 370 है उसको हटाना कोई ऐसा जादू नहीं, यह केवल एक अवसर है। अगर केंद्र सरकार या फिर स्थानीय लोग या फिर कोई भी राजनीतिक दल मिलकर क्या करे, शांति, विकास और विश्वास का ऐसा माहौल बना दे वहां पर, तो कश्मीर का कहीं ना कहीं भविष्य क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की यानी संवाद की, संचार की कमी रही और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में आपसी जो है वो सद्भावना, आपसी साहचर्य नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं कुछ और चुनौतियां भी देखे जा सकते हैं। अब देखिए 370 को बनाए रखने के तर्क। पहला है कि कश्मीर के संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है। यह भारतीय संघ व कश्मीर को जोड़ने वाला एक मनोवैज्ञानिक सेतु है। आगे देखिए, स्वायत्तता राष्ट्र की एकता, अखंडता का विरोधी नहीं है और कश्मीर के अलावा छठी अनुसूची के राज्यों एवं नागालैंड को विशेष स्वायत्तता दी गई है। इसीलिए कश्मीर की स्वायत्तता पर आपत्ति उठाना क्या नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं होता है। आगे देखिए, 1954 से लेकर आज तक राष्ट्रपति के विभिन्न उद्घोषणाओं के माध्यम से पहले ही संघ सरकार का कश्मीर का अत्यधिक नियंत्रण जो है वो स्थापित हो चुका है। इसीलिए 370 को बनाए रखना व्यावहारिक एवं उपयोगी है। फिर देखिए निष्कर्ष में क्या है कि संघीय व्यवस्था शक्ति की साझेदारी का सिद्धांत है। यानी कि शक्ति की साझेदारी से आप क्या समझते हैं संघीय व्यवस्था में, कि जो राज्य है और जो केंद्र है वो क्या करती है, शक्ति की साझेदारी करती है। यानी कि दोनों के अपने अपने साझा हित है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्या करते हैं, सुदृढ़ बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने जो है वो निर्णय स्वयं कर सके एवं अपने बेसिकली राज्यों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण भी स्वयं कर सके। अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संवैधानिक रूप में कठिन है और राजनीतिक रूप में हानिकारक भी है। देखिए, मैंने आर्टिकल 370 के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समझाने का जो है वो पूरा प्रयास किया है। आज ये हमारा जो है क्लास वो यहीं पे समाप्त होगा। अगले क्लास में हम लोग नीति आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और कुछ ऐसे बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली क्या है, परामर्शी निकाय है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।